हेलो स्टूडेंट्स, कल बच्चों हम लोगों ने नंबर सिस्टम में संख्या पद्धति में कल कुछ डिफिनीशन सीखी थी। मैंने आपको बताया था कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक क्या होते हैं और क्या क्या हमारी कौन चीज़ें होती हैं, वास्तविक संख्या, काल्पनिक बताया था, परिमेय परिमेय सब कुछ। आज हम थोड़ा और देख लेते हैं कुछ डिफिनीशन मैन। तो देखिए बच्चों, मैं बताता हूँ आपको सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य। कल एक वर्ड आया था खास तौर से परिमेय संख्या जब हम पढ़ रहे थे तब ये वर्ड आया था सहअभाज्य। तो इसको मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, आप समझ लीजिए, क्योंकि बच्चों ये छोटी छोटी डिवीजन अगर हमको नहीं पता है तो हमको आगे सवाल करने में दिक्कत हो जाती है, लेकिन अगर हमको इनकी पूरी बात पता है, पूरा मतलब पता है, तो हम आगे सवालों को कर लेते हैं, बता देते हैं। सहअभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्याएं देखिए क्या होती है सहअभाज्य संख्याएं। देखिए बच्चों, मैंने कल बताया था कि संख्याओं का ऐसा युग्म, युग्म मतलब दो संख्याएं होंगी, संख्याओं का ऐसा युग्म जिनका मासा एक हो, कितना हो, एक, वो सहअभाज्य संख्या कहलाती है। तो लिख देते हैं संख्याओं का ऐसा युग्म, युग्म मतलब दो संख्याएं होंगी कम से कम बच्चों, संख्याओं का ऐसा युग्म जिनका मासा, महत्तम समपड़ता मासा एक होता है, उन्हें सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं, उन्हें सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए बच्चों, एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए 3 और 5। देखिए 3 और 5 इनका अगर आप मासा निकालेंगे तो एक आएगा। अब जैसे ये देखिए दूसरा एग्जाम्पल 5 और 7, और इनका मासा निकालेंगे तो एक आएगा। लेकिन बच्चों अगर मान लीजिए कहीं पे ये लिखा है 2 और 4, तो ये नहीं हो सकते हैं। क्यों? 2 और 4 का मासा 2 होता है, तो ऐसा नहीं इनका मासा एक हो। जैसे कि क्या दिया जाए 3 और 9, तो ये नहीं हो सकते हैं क्योंकि इनका मासा कितना होता है, 3 होता है। ऐसे युग्म मतलब ऐसी दो संख्याएं हो जिनका मासा एक हो, तो ये दो में इनका मासा एक होगा, ETC बाकी इत्यादि। तो ये हमारा हो गया किस संख्या, सहअभाज्य संख्याएं, कि अगर इनको आप रखेंगे 3 और 5 को, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इनका मासा एक है। अब बच्चों आगे चलते हैं, हमारा आता है देख लीजिए अभाज्य संख्याएं। अभाज्य क्या होती हैं, अभाज्य, सहअभाज्य हुई, अभाज्य क्या होती हैं, अभाज्य संख्या। देखिए बच्चों अभाज्य संख्या की डिफिनेशन है अभाज्य मतलब अभाज्य, जो किसी से ना कटे उसे कहेंगे अभाज्य। अच्छा, तो लिख सकते हैं ऐसी संख्या जो स्वयं से एक व स्वयं से होती है, एक से कट जाए और खुद से कट जाए, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। ऐसी संख्याएं जो स्वयं मतलब खुद से कटे, स्वयं व एक के अतिरिक्त, स्वयं व एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से, अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती, उन्हें अभाज्य संख्या कहा जाता है। मतलब ऐसी संख्याएं जो या तो खुद से कटे या एक से कटे, उन्हें अभाज्य संख्या कहा था। बच्चों इसकी एक और डिफिनेशन है, लेकिन वो मैं थोड़ा आपको एग्जाम्पल बता दूं उसके बाद बताता हूं। तो एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल
अब एग्जाम्पल में आएगा 2, एक को हम नहीं लेते, एक जो है ना तो हमारा भाज्य ना भाज्य, इसके बारे में भी बात करेंगे सर क्यों। तो पहला है 2, 2 के बाद 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, ETC। ये 100 तक मैंने आपकी लिख दी। ये आवाज संख्या होती तो बहुत है, अनंत तक होंगी। तो संख्याएं जब खत्म नहीं होती हैं तो आवाज संख्याएं भी नहीं खत्म होगी, भी अनंत तक जाएंगी। ये मैंने आपकी 100 तक जितनी है उतनी मैंने आपको लिख दी है, इतनी आपको पता होनी चाहिए कम से कम, उतनी मैंने बच्चों आपको लिख दी है 100 तक। लीजिए इसकी एक और बस आप बात आते हैं एक। अब एक जो है एक, अब एक किसे कटेगा, एक तो किसी से कट नहीं सकता, जो स्वयं से ही कटेगा। तो इसको हमने क्यों नहीं लिखा आवाज में एक। एक क्या है, एक ना तो भाज्य है ये, और ना ही आवाज, और ना ही अभाज्य। एक ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य है। तो इसके लिए क्यों, अब इसके में एक और एग्जांपल लेते हैं इसकी, और इसकी एक और डिफिनेशन है वो मैं लिख देता हूँ कि संख्याओं का, ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 और भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग भिन्न भिन्न गुणनखंड होते हैं उन्हें अभाज्य संख्या कहा जाता है। अब देखिए बच्चों इसका एग्जाम्पल, जैसे कि मैं आपको स्लाइड में दिखाता हूँ, सब देख लीजिए। इस तरफ देखिए, मान लीजिए इधर इसमें देख लीजिए, इतने दिखा देता हूँ इसमें। जैसे कि बच्चों मान लीजिए 5 है, तो 5 के 2 गुणनखंड हैं, 1 और 5, ठीक है। तो ये हमारी कंडीशन क्या है, अभाज्य। क्यों, इसके 2 टुकड़े हैं और दोनों अलग अलग हैं। वही लिखा है जिसके, ऐसी संख्या है जिनके केवल 2 टुकड़े हैं और भिन्न भिन्न दोनों अलग अलग हैं। अब देखिए मान लीजिए 6 है, 6। अब 6 बच्चों 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। तो इसे कितने गुणनखंड हो गए, इसके बच्चों हो गए 4। तो 4 गुणनखंड है, तो ये हमारी आवाज नहीं हो सकती, ये हमारी आवाज हो गई। अब देखिए बच्चों मान लीजिए 7 केवल 2 टुकड़े हैं, 1 और 7, तो हमारी आवाज है। तो इसके अंदर जितनी संख्या हमने लिखी है देख लीजिए, इनके केवल 2 ही टुकड़े होंगे, दोनों अलग अलग होंगे। अब बात करते हैं 1 की। अब 1 का बच्चों केवल 1 टुकड़ा है, तो एक दूसरा टुकड़ा नहीं है। इसमें साफ साफ लिखा है लैंग्वेज में कि 2 टुकड़े होने चाहिए और दोनों अलग अलग होने चाहिए। लेकिन 1 का केवल 1 ही टुकड़ा है, इसलिए एक हमारा ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य। तो बच्चों आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, लैंग्वेज को नोट कर दीजिए। और आप कोई भी प्रकार की दिक्कत हो तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे संपर्क कर लें, जो कि ये है 9794 और 1979 और 653198। आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप लोग कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप वीडियो को पॉज कर लें और पॉज करके इसको नोट डाउन कर लें, ठीक है। मैं इसको रब कर देता हूँ, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों आपका आता है सम संख्या। तो सम संख्या वो होती है जो 2 से विभाजित, तो 2 से कट जाए। तो 2 से विभाजित होने वाली संख्या, जो संख्याएं 2 से विभाजित
हो जाती हैं, हो जाती हैं, हो जाती हैं, उन्हें सम संख्या कहा जाता है। जो संख्याएं दो से कट जाती हैं उनको सम संख्या कहा था। एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है, 12, 14, 16, 18, 12, 14, 16, 18, 20 और ETC इत्यादि अनंत तक। ETC अनंत, ये सब क्या संख्या है बच्चों? हमारी सम संख्या। जो दो से कट जाए वो सम। अब अगला आता है हमारा विषम संख्या। विषम संख्या, तो विषम जो दो से ना कटे, तो जो संख्याएं दो से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें विषम संख्या कहा जाता है, कहा जाता है। एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 ETC इत्यादि। तो ये बच्चों में सम संख्याएं वो हैं जो दो से हमारी विभाजित हो जाएं, विषम संख्या वो हैं जो दो से विभाजित ना हो। तो ये आपके एग्जाम्पल हैं। देखिए सम संख्या विषम संख्या दोनों ही प्रकार संख्या प्राकृतिक संख्याएं भी होती हैं, पूर्ण भी होती हैं और पूर्णांक भी होते हैं। तो ऐसा जो उस ग्राफ का इससे मतलब नहीं होता है, ये सब उसी में आता है। तो इसको आप लोग नोट डाउन करिए वीडियो को पॉज करके और लिखिए। इसके बाद बच्चों हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे दशमलव प्रसार। ये आगे आपको मिलेगा 1.3 या 1.4 में जानने को मिलेगा। मैं आपको अभी बताना चाहूँगा ताकि आपको परिमेय और परिमेय के बारे में और क्लेरिफाई कर सकूँ। तो इसको बच्चों आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम अगला पढ़ेंगे दशमलव प्रसार। तो नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए बच्चों, अब अगली हेडिंग आती है दशमलव प्रसार। हाँ, तो क्या है दशमलव प्रसार, इसके बारे में लोग जानेंगे थोड़ा सा। तो बच्चों हम लोग तो दशमलव का प्रसार करेंगे। मतलब कहीं भी अगर ऐसी कोई सवाल दिया है 1/2 और ये मान लीजिए 1/2 ये दिया 1/3। अगर 1/2 का मतलब है कि हम लोग 1 को 2 से भाग देते हैं, तो नहीं जाता, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 2 पंचे 10, तो कितना आ गया 0.5। और इसको अगर भाग दें, 1 को 3 से भाग दें हम लोग, तो पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा 3 तियां 9, बचा 1, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा 3 तियां 9, बचा 1। तो ये बच्चों कभी खत्म ही नहीं होगा। ऐसे हम भाग देते रहेंगे तो भी खत्म नहीं होगा। तो कई भिन्नें ऐसी दी जाती हैं जिनका हम लोग दशमलव का प्रसार करते हैं। मतलब इस प्रकार से हमको जब भाग करना होता है तो दशमलव का प्रसार करते हैं। तो दशमलव के प्रसार में क्या क्या होता है उनको हम लोग भी जानते हैं। तो देखिए बच्चों, जब आप कहीं भिन्नें कोई दी जाएंगी और उनका आप दशमलव प्रसार करेंगे, तो दशमलव प्रसार करेंगे तो क्या होता है, या तो वो हो जाती हैं शांत दशमलव, या तो वो शांत हो जाएंगे, शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार। और या वो होंगे अशांत, या वो कैसे होंगे, अशांत। या तो वो शांत हो जाएंगे या वो हो जाएंगे अशांत दशमलव प्रसार। अब देखिए शांत का मतलब क्या है। शांत से भी मैं देखा था, बच्चों क्या देखा था, 1/2। तो 1/2 का आंसर क्या आ गया 0.5। तो ये शांत हो गई हमारी। तो ये हमारी दशमलव प्रसार में 1/2, ठीक है, एग्जाम्पल में, और 1/5, ठीक है, 2/5 ETC। ये सब कैसे संख्याएं हैं, इनका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। और अशांत में कई एग्जाम्पल आएंगे, जैसे 1/3 भी है, ठीक है, 2/7 है, कई एग्जाम्पल आपके सामने आएंगे। तो अशांत में बच्चों 2 तरीके हो जाएंगे। क्या, अशांत में कभी कभी क्या होता है बच्चों, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ ध्यान से।
अशांत में क्या होता है कि कभी कभी अशांत में दो टुकड़े होते हैं अशांत के, या तो आएंगी अशांत आवर्ती और या आती हैं अशांत अनावर्ती। देखिए अशांत आवर्ती, अब नाम क्या है अशांत, में शांत नहीं होना है लेकिन उनमें आवर्ती है जैसे आ रही है। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल में देखिए आप लोग, मान लीजिए ऐसा आ रहा आंसर 0.333333 और डैश डैश डैश, ये चीज़ कभी खत्म नहीं हो रही है। जैसे कि अगर मान लीजिए आप 1 को 3 से भाग दीजिए तो हमारा यही आंसर आएगा 0.3333 करके आएगा और कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। या एक एग्जाम्पल ये लीजिए, मान लीजिए आप और भी एग्जाम्पल ले लीजिए, तो ये हमारा अशांत है, मतलब अशांत है और इनमें आवर्ती, लेकिन आवर्ती चले है तो अशांत, खत्म तो ये नहीं हो रही क्योंकि ये अनंत तक जा रही है, खत्म तो ये नहीं हो रही है। शांत तो ये नहीं बैठ रहा है, ये शांत नहीं बैठ रहा है, ये शोर मचा रहा है क्योंकि ये दशमलव ये जो है हमारा कहाँ से अनंत तक जा रहा है, लेकिन एक जैसी आवर्ती दे रहा है, एक जैसी शैतानी कर रहा है। जैसे कोई बच्चा है वो शांत नहीं बैठ रहा है क्लासरूम में, वो कोई ना कोई शैतानी कर रहा है, लेकिन शैतानी एक जैसी कर रहा है, कैसी कि बार बार पंखे को बंद कर देता है, बार बार वो पंखे को बंद कर देता है, मतलब एक ही आवृत्ति दे रहा है, तो ऐसे कहते हैं अशांत आवृत्ति। और एग्जांपल देखिए, मान लीजिए ये 0.12 ETC, मतलब ये जा रहा अनंत तक। और देखिए मान लीजिए 0.106 और डैश 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 डैश, तो मतलब ऐसी संख्या है जो शांत ना हो लेकिन एक जैसा ही सब कुछ जैसे। और देख लीजिए मान लीजिए एग्जांपल में तो दे दिया 0.12341234123 डैश 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 अनंत तक जा रहे हैं। तो ये सब हमारी कैसी हो गई अशांत आवर्ती। शांत तो ये नहीं हुए लेकिन उन्हें आवर्ती एक जैसी ही थी, तो वही अशांत आवर्ती। अब देखिए अगला क्या है अशांत अनावर्ती। अनावर्ती में साफ साफ बच्चों लिखा हुआ है अशांत अनावर्ती में कि क्या इसका नाम था अशांत, कि शांत तो ये भी नहीं होगी लेकिन कैसी है अनावर्ती। अनावर्ती मतलब ये कुछ भी कर देगा, कोई से भी ये कोई हमको रिपीटिंग नहीं देगा, ये मतलब अजीबोगरीब जाएगा। जैसे एग्जांपल देखिए यहाँ पे से मान लीजिए 0.109746197 कुछ भी लिख दीजिए 65604998 जो भी मनवा लिख दीजिए डैश 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 डैश। ये देखिए बच्चों इसमें क्या है कि ये देखिए शांत तो नहीं हो रही लेकिन ये अजीबो गरीब जा रही है, इसके जाने का कोई ढंग नहीं, कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर उल्टा सीधा भाग रही है। भागने को एक ट्रैक नहीं है इसका भागने एक ट्रैक था कि ऐसे भागे तो ऐसे ही भाग रही है, ऐसे भागे तो ऐसे भाग रही है, इसका कोई अजीबो गरीब इधर कभी कैसे भी जा सकती है। तो अशांत तो ये है क्योंकि शांत नहीं हो रही है क्योंकि दशमलव तक जा रहा है, और अनावर्ती आवर्ती कोई नहीं दे रही। अगला एग्जाम्पल देखिए इसी में, जैसे कि ये 0.10 फिर ये 100 हो गया, फिर ये 1000 हो गया, फिर मान लीजिए 10,000 हो गया। तो ये देखिए इसकी कोई देने की डैश डैश डैश, इसकी आवृत्ति को एक जैसी नहीं है, ये अजीबोगरीब ये भी जा रही है। तो ये हमारी कैसी हो गई अशांत अनावर्ती। तो ये हमारे एग्जाम्पल हैं, बाकी और आपको बुक में आगे देखने को मिल जाएंगे। तो बच्चों मैं कहना चाहता हूँ देखिए जो शांत हो गई वो सब परिमेय होती हैं, ये परिमेय हैं, ये सब परिमेय संख्या में चली गई, ये सारी परिमेय संख्या क्योंकि इनको हम p/q के रूप में निरूपित कर सकेंगे। और ये भी बच्चों परिमेय हैं, ये भी परिमेय हैं क्योंकि इनको भी हम जो है p/q के रूप में नोट कर लिख सकते हैं। और आपके कोर्स में ये हैं, आप अभी आगे करेंगे, ये सब कैसी है परिमेय संख्याएं, ये भी परिमेय होती हैं। मतलब जितनी भी अशांत आवर्ती संख्याएं होती हैं वो सब परिमेय होती हैं, लेकिन ये जो अशांत आवर्ती हैं अशांत अनावर्ती ये होती हैं अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। आगे आपको करने को मिलेगा लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया ताकि जब आगे के चैप्टर हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.3 1.4 तब आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये समझ लीजिए कि अशांत अनावर्ती जो होती हैं वो अपरिमेय होती हैं, बाकी सब परिमेय होता है। तो बच्चों आप इस वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन करिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके आगे के लिए। तो इसको वीडियो को पॉज करें और नोट डाउन कर लें। मैं इसे रब कर देता हूँ।
तो देखिए बच्चों, आपकी मैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 को हम लोग लगाते हैं। एक्सरसाइज 1.1 को एनसीईआरटी की पहला क्वेश्चन क्या है आपका? पहला क्वेश्चन दिया गया है इसके अंदर। पहला क्वेश्चन मैं नोट कर रहा हूं, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? एक परिमेय संख्या है। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं? के रूप में लिख सकते हैं जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q does not equals to 0। ठीक है, देखिए अब पूछा गया है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या ने बच्चों आपको डिफिनेशन बताया था कि जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो सही परिमेय संख्याएं होती हैं। अच्छा, तो क्या 0 को लिख सकते हैं? हाँ, 0 को लिख सकते हैं। 0 को हम ऐसे लिख सकते हैं 0/1 लिख सकते हैं। अच्छा, और एक चीज देखिए, 0 जो है हमारा, 0 क्या है? पूर्ण संख्या। और सारी पूर्ण संख्याएं 0 को हम संख्या रेखा पर शो कर सकते हैं। अगर हम संख्या रेखा कर लगाते हैं तो उसमें हम 0 को शो कर सकते हैं, और जिसको संख्या रेखा को शो कर दें वो वास्तविक होता है। उसका रीजन लिख देंगे हम लोग सॉल्यूशन में। क्या पूछा गया है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है क्योंकि हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं तथा इसे संख्या रेखा पर भी प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक है, क्या पूछा गया था? क्या परिमेय संख्या है? तो हाँ, परिमेय संख्या है। लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं। P और Q पूर्णांक है तो 0 को हम लोग क्या लिखेंगे? 0 रिटन एज 0/1 वेयर 0 इज इक्वल टू P एंड दिस इज Q। तो कह रहा है दोनों पूर्णांक, तो जहाँ 0 पूर्णांक होता है और ये Q भी पूर्णांक है, और Q डज नॉट इक्वल टू Q 0 नहीं है। तो इस प्रकार से बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। इसमें करना कुछ नहीं था, ये पूरा क्वेश्चन थ्योरेटिकली था, हमको थ्योरी के रूप में इसका आंसर देना था। तो इसको बच्चों ने कर दिया। आप लोग इसे वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लें। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आपने दिए हुए नंबर पे उससे कंसल्ट कर सकते हैं। तो बच्चों वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को नोट डाउन करें। अब ये देखिए बच्चों, आप क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है? 3 और 4 के बीच 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए।
ज्ञात कीजिए। ठीक है, सिंपल सवाल है, हमें करना है। तो देखिए बच्चों, कह रहा है 3 और 4 के बीच, देखिए 3 और ये 4, अब इनके बीच में हमको 6 परिमेय संख्याएं निकालनी है। तो आप तो कहेंगे 3 और 4 के बीच में कुछ नहीं आता। तो बच्चों 3 और 4 के बीच में तो बहुत कुछ आता है। 3.11 भी आता है, 3.1 आता है, 3.11 भी आता है, 3.111 आता है, 3.111112 आता है। अरे इनके बीच में तो अनंत, अनेकों मतलब इनफाइनाइट परिमेय संख्या आएंगी। हमसे तो केवल 6 पूछी गई हैं, तो निकाल लेंगे। देखिए बच्चों, उसके 2-3 तरीके हैं, लेकिन मैं आपको सबसे सरल तरीका बताऊंगा। वैसे तो हम इन दोनों को जोड़ के आधा करें, जो आए फिर उसे जोड़ के आधा करें, एक तरीका वो है। एक और तरीका है, हमें 6 संख्या निकालनी, तो 6 से ज़्यादा क्या होता है 7। हम 7 का प्रयोग करेंगे। देखिए 3 को हम लोग क्या करते हैं, ऊपर भी गुणा 7 से कर लें, नीचे भी 7 से गुणा कर लें, तो 3 बन गया 21/7। और दूसरा क्या देगा 4 में ऊपर भी 7 से गुणा कर लें, नीचे भी 7 से गुणा कर लें, तो ये क्या बन गया 28/7। अब हम इन दोनों के बीच में निकाल लेते हैं पुनः 21/7 और 28/7 के मध्य 6 परिमेय संख्याएं क्रमशः हाँ, कौन कौन सी बच्चों आएंगी, तो आएगी हमारी 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। तो ये देखिए 6 संख्या इनके बीच में आ गई हैं। लास्ट में आप इसको ऐसे लिख दीजिएगा, ये 3 के बड़ी 22/7, तो उससे बड़ी 23/7, तो उससे बड़ी 24/7, उससे बड़ी 25/7, उससे बड़ी 26/7, उससे बड़ी 27/7 और लास्ट में 4। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इनके बीच में हमने 6 परिमेय संख्याएं निकाल ली बच्चों। तो इस प्रकार से आप बहुत आराम से बीच में कितनी भी संख्याएं निकाल सकते थे। ये सबसे सरल तरीका है। उसे इसका एक और तरीका है, वो ये कि जैसे बच्चों हम 3 और 4 को जोड़ते और आधा करते, तो आता 7/2। तो मतलब ये 3 और 4 के बीच में क्या पड़ गया, 3 और 4 के बीच में पड़ गया 7/2। अब हम इन दोनों को जोड़ते आधा करते और इन दोनों को जोड़ते आधा करते, तो इनके बीच में और मिल जाती। मतलब देखिए ये पहली मिल गई, दूसरी के लिए क्या करते, 3 और 7/2 को जोड़ते और उसको आधा करते, तो उनको जोड़ा 3 दूनी 6, तो 6 + 7/2, तो बन गया हमारा ये 13/2। तो बटे का तो नीचे आ गया होगा 13/4, तो इनके बीच में कौन पड़ गई 13/4। ऐसे इन दोनों को जो कहता है ऐसे भी हम लोग कर सकते थे, लेकिन ये बहुत सरल तरीका है। ठीक है, आपको जो सही लगे आप उससे कर लें। अगर आपको वो तरीका समझ में ना आ रहा हो तो आप मुझे दोबारा पूछ सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है ये तरीका सबसे बढ़िया। आप इसको नोट डाउन कर लें, वीडियो को पॉज करके, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये देखिए बच्चों, आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। इनके बीच में बच्चों हमको 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो सिंपल सी बात है, पहले किया था वही यहाँ कर देंगे। कितनी ज्ञात करनी बच्चों, ज्ञात करनी हमको है 5, हम 6 से गुणा कर देंगे। तो 3/5 लिखा है,
तो इसको क्या करेंगे, हम 6 से ऊपर गुणा कर दिया, नीचे भी 6 से गुणा कर दिया, तो ऊपर हो गया ये 18/30। और ये देखिए ये आपका दूसरा क्या है, 4/5, 6 से गुणा कर दिया, ऊपर भी नीचे भी, तो ये हो गया 24/30। तो ठीक है, तो क्या लिख देंगे अब, 18/30 और 24/30 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं क्रमशः, हाँ तो बच्चों कौन कौन सी पढ़ेंगी आपकी इनके बीच में, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, ठीक है, इनके बीच में पड़ गई हैं। और लास्ट में इसको ऐसे लिख दीजिए, 18/30 क्या था हमारा, 18/30 था हमारा 3/5, तो 3/5 से बड़ी है 19/30, और उससे बड़ी है 20/30, और उससे बड़ी है 21/30, और उससे बड़ी है 22/30, और उससे बड़ी है 23/30, और उससे बड़ी कौन सी थी, 24/30, इसका नाम था 24/30 का 4/5, और ये 4/5। तो ये आपका आंसर फाइनल हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों आप वीडियो को पॉज करें, इसको नोट डाउन कर लें। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप मेरे नंबर फिर से आपको देता हूँ 9794653198। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, आपके सारे डाउट सॉल्व किए जाएंगे। तो वीडियो को पॉज कर लें बच्चों और इसको नोट डाउन कर लें। अब बच्चों ये आपको क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, हमको सही और गलत बताना है और कह रहा है सही गलत बताइए और कारण भी दीजिए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सत्य सत्य बताइए, कारण सहित सत्य सत्य बताएं। मैं छोटा लिखे दे रहा हूँ, सत्य सत्य बताइए। मैं छोटा शॉर्ट लिखे दे रहा हूँ, पूरी हेडिंग नहीं लिख रहा हूँ, मैं शॉर्टली आपको बता रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन है चौथे का, तो पहला क्वेश्चन है उसमें कह रहा है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, तो देखिए बच्चों क्वेश्चन दिया गया। तो मैंने कल आपको एक ग्राफ बनवाया था, आपको याद होगा, मैं यहाँ बना दे रहा हूँ फिर से आज से। पहले संख्या थी, संख्या के 2 पार्ट हुए थे, यहाँ हुआ था वास्तविक और यहाँ पे हुआ था काल्पनिक। ठीक है, तो फिर वास्तविक के 2 पार्ट हुए थे, एक का नाम था परिमेय और एक का नाम था अपरिमेय। और फिर परिमेय के 2 पार्ट हुए थे, एक का नाम पड़ा था पूर्णांक और एक का नाम पड़ा था भिन्न। ठीक है, और पूर्णांक के बच्चों कल 3 पार्ट हुए थे, एक हुआ था हमारा ऋण पूर्णांक और फिर पड़ा था 0 0 और फिर पड़ा था धन पूर्णांक। तो मैंने आपको बताया था जितने भी धन पूर्णांक हैं उस हमारे क्या कहलाते थे, प्राकृतिक संख्या। जितने भी धन पूर्णांक है 1 2 3 4 5 वो सब प्राकृतिक संख्या कहलाते थे। और 0 भी जब इसमें शामिल हो जाता है, प्राकृतिक संख्याओं में जब 0 भी शामिल होता है तो बन जाता है पूर्ण संख्या।
पूर्ण संख्या, मैंने डिवीजन भी लिखाई थी। तो अब देखिए अब सही गलत क्या है। पहला क्या है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, कि जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्या होती हैं। बिल्कुल सही बात, कि प्राकृत संख्या कहाँ शुरू होती हैं, 1 2 3 4, और पूर्ण संख्या क्या होती है, वो शुरू होती हैं 0 1 2 4। तो जितनी भी प्राकृत संख्या है वो सब पूर्ण संख्याओं में आ जाती हैं। तो हमारा कथन कैसा है, ये सत्य है। कैसा है, सत्य। और कारण ये दे दीजिए, चूंकि सभी प्राकृत संख्याएं, क्योंकि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याओं में सम्मिलित हैं, पूर्ण संख्याओं में सम्मिलित होती हैं। तो इस प्रकार से आपका ये चौथे का फर्स्ट सही गलत हो गया। अब बच्चों मैं इसको रब करता हूँ, मैं सेकंड करता हूँ। इसके बाद में यहाँ पे सेकंड देखिए आप, इसका क्या है, सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में कहा गया है, इसके अंदर है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, ठीक। अब देखिए हमसे कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है। ये पूर्णांक है बच्चों, कह रहा है हर पूर्णांक पूर्ण संख्या होगी। देखिए पूर्णांक बच्चों निगेटिव आता है, लेकिन पूर्ण संख्या जब जीरो और प्राकृतिक संख्या है, मतलब सारी प्राकृतिक संख्याएं मतलब धन पूर्णांक को जीरो मिल जाता है तो बन जाती है पूर्ण संख्या। लेकिन पूर्णांक में निगेटिव के भी आते हैं। जैसे मान लीजिए -5 है, -5 पूर्णांक है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। जैसे -20 है, -20 हमारा पूर्णांक तो है लेकिन हमारी पूर्ण संख्या नहीं है। और ये कह रहे हैं कि जितने भी पूर्णांक वो सब पूर्ण संख्या है, तो ये क्या है, असत्य, या ये असत्य। क्योंकि रीजन दे दीजिए, क्योंकि पूर्णांक ऋणात्मक ऋणात्मक हो सकते हैं, क्योंकि पूर्णांक ऋणात्मक हो सकते हैं, परंतु पूर्ण संख्या निगेटिव नहीं होती। तो इसलिए बच्चों का कथन क्या है, असत्य। क्योंकि पूर्णांक तो माइनस में जा सकते हैं, माइनस के भी पूर्णांक कहलाते हैं, लेकिन पूर्ण संख्या हमारी कहाँ शुरू होती है, 0 1 2 3 4 में माइनस संख्याएं नहीं होती। इसलिए सारे पूर्णांक हमारे पूर्ण संख्या नहीं होते। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अब इसके हम लास्ट टॉपिक थर्ड की ओर चलते हैं। क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। लेकिन लिखा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। नहीं बच्चों, परिमेय संख्याओं में तो पूर्णांक भी आते हैं, भिन्न भी आते हैं, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। हर परिमेय पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। अगर ये पूछते क्या कि प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय होती है, तो ये है नीचे से ऊपर की ओर चलेगा तो आ जाएगा, ऊपर से नीचे में नहीं आएगा। ये क्या कह रहे हैं, प्रत्येक परिमेय पूर्ण होती है तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर ये कहते प्रत्येक पूर्ण परिमेय होती है तो वो हो जाता। तो ये हमारा कथन कैसा है, असत्य। कैसा है, असत्य। क्यों, देखिए क्योंकि परिमेय संख्या कई अन्य प्रकार की होती है। क्योंकि परिमेय
संख्याओं के अन्य कई रूप भी होते हैं मतलब परिमेय संख्याओं के बच्चों आई भी और भी कई टॉपिक रूप हो सकते हैं। पूर्ण संख्या जैसे मान लीजिए बच्चों आपका 1/5 है, तो 1/5 हमारा ये परिमेय संख्या है लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है। -10 है, ये परिमेय संख्या है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, तो मतलब कैसा है, असत्य। तो इस प्रकार से बच्चों आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 1.2 की तरफ चलेंगे, उसको देखेंगे और लगाएंगे। अगर आपको कोई डाउट होता है आप मुझे मेरे दिए नंबर पे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, गुड लक बच्चों।